प्रिय छात्रों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। हम आपको केमिस्ट्री के सभी चैप्टर के वीडियो दे चुके हैं और उन्हीं चैप्टर से, उन्हीं वीडियो से आपके प्रश्न पेपर में देखने को मिलेंगे। यदि आप नए हो तो वह पुराने वीडियो देखें और अपनी सफलता सुनिश्चित करें। और आप सभी जानते हैं, हम कोई भी विषय पढ़ाते हैं, कितना भी कठिन हो तो इस तरीके से समझाते हैं कि उंगलियों पर वो विषय, वो टॉपिक आने लगता है, कितना भी कठिन विषय हो। हम आपको आज से फिजिक्स के सभी वीडियो देने जा रहे हैं, तो वीडियो आप ध्यान से देखें और सुनें। हम समझाएंगे तो समझना आना निश्चित है। आप चाह कर भी नहीं, ऐसा सोचो कि चाह कर भी नहीं भूल पाओगे। आपने सोचा हम समझ ही नहीं रहे, जब भी समझ में आएगा भूलना भूल जाओगे। भूलना क्या होता है? मजबूरी में आपको याद हो जाएगा, आप ना चाह कर भी आपको याद हो जाएगा जो हम वीडियो में आपको देते हैं। जैसा कि आप चैप्टर का नाम है, तो अब चैप्टर का नाम है तो उसमें अपन क्या कर सकते हैं। चैप्टर तो चैप्टर होता है। चैप्टर का नाम है कि विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। अब जो आपका चैप्टर है, ये तो सिंपल सी बात है, चैप्टर का नाम है, इसमें आप और हम क्या कर सकते हैं। तो यहाँ पर समझिए, माने कि जो विद्युत धारा है, यदि हम किसी चालक तार में भेजते हैं, माने कोई भी तार हो सकता है, तांबे का हो सकता है, चांदी का हो सकता है, एल्यूमिनियम का हो सकता है। तो जब हम किसी चालक तार में, प्रिय छात्रों, ये कोई चालक तार है, इसमें यदि हम करंट भेजते हैं, माने विद्युत धारा भेजते हैं, तो उस तार के आसपास बच्चों, उस तार के आसपास एक प्रकार का चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, इसे कहते हैं चुंबकीय प्रभाव। समझ गया बात? विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। अब यहां बात आती है बच्चों, ये क्या उत्पन्न होगा? चुंबकीय क्षेत्र। चुंबकीय क्षेत्र यहां पर भी समझो। एक वैज्ञानिक थे, उनका नाम था स्नो। तो स्नो नामक वैज्ञानिक ने एक नियम दिया। देखिए कितना सरल नियम है। ये लिखा है स्नो, और स्नो में ही उत्तर है। देखिए, ए है साउथ, ए है नॉर्थ, और ए है आपका वेस्ट माने पश्चिम, साउथ माने दक्षिण, एन माने नॉर्थ, ठीक है, और ए है आपका वेस्ट, वेस्ट माने पश्चिम। तो स्नो अपन ने ध्यान कर दो, ये तो पेपर में आएगा। स्नो नियम क्या कहता है? SNOW पेपर में आएगा, लिखा होगा, पर 4 ऑप्शन रहेंगे। देखिए पुनः एक बार देख लो। ए चुंबकीय सुई है, कंपास है, मान लो कंपास है, अपने स्कूल में रहता है, सब में रहता है। यदि किसी चुंबकीय सुई के ऊपर रखे तार में विद्युत धारा साउथ से नॉर्थ की ओर बहती है, साउथ से नॉर्थ की ओर बहती है, तो चुंबकीय सुई का उत्तरी ध्रुव पश्चिमी ध्रुव की ओर हो जाता है। बताइए, SNOW से पूरा उत्तर आया या नहीं आया? यदि किसी चुंबकीय सुई के ऊपर कोई तार है और उसमें विद्युत धारा साउथ से नॉर्थ की ओर बह रही है, तो चुंबकीय सुई का उत्तरी ध्रुव माने एन पश्चिमी दिशा की ओर हो जाता है। W माने वेस्ट, WEST पश्चिमी दिशा की ओर हो जाता है चुंबकीय सुई का नॉर्थ ध्रुव। तो देखिए, हमने आपको प्रश्न में ही यहां आंसर निकाल करके दे दिया है। तो प्रिय छात्रों, आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो इतनी बात अपन ने समझ ली। अब यहां बात करते हैं बच्चों कि विद्युत धारा होती क्या है। जो विद्युत धारा है, इसको हम I से प्रदर्शित करते हैं, और अंग्रेजी में इसको हम कहते हैं करंट। अपन बोलते हैं करंट लग गया, बोलते हैं करंट लग गया, उनके करंट लग गया।
तो बच्चों इसका एक सूत्र होता है Q बराबर IT। देखिए प्रिय छात्रों, जब हमने बता दिया कि विद्युत धारा को अंग्रेजी में I से रिप्रेजेंट करते हैं, माने प्रदर्शित करते हैं I से, एक सूत्र होता है Q बराबर IT। याद कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट सूत्र है, याद कर लो Q बराबर IT। इससे बहुत सारे प्रश्न आपके क्लियर होंगे। अब जो बच्चों I है, अपन को I निकालना है, तो I बराबर, इसको हम सॉल्व करेंगे तो I बराबर Q बटे T। बताइए इतने में क्या दिक्कत है? I बराबर Q बटे T, मैंने सूत्र याद कर लो, Q बराबर IT। अब बच्चों यहां देखिए, Q बराबर होता है आवेश होता है, माने आवेश, Q बराबर आवेश होता है, और आवेश को किस में मापते हैं? कूलाम में। आवेश की इकाई क्या है बच्चों? कूलाम है। और T बराबर बच्चों होता है समय। आप यहां पर एक बात याद रखिए मेरे कहने से, जब कभी बच्चों सूत्र में इस तरीके से दिखाई दे आपको, इस तरीके से आपको एक चीज दिखाई देवे 1 बटे T, तो बच्चों इसको बोलते हैं दर। क्या बोलते हैं? दर। ठीक है, तो यहां पर भी देखिए I बराबर Q बटे T है। यदि हम Q को यहां हटा दो तो 1 बटे T निकलता है, 1 बटे T निकलता है। और 1 बटे T को बोलते हैं दर, क्योंकि हमने बताया, आपको ध्यान रखा रहेगा। अब बच्चों यदि हम I माने करंट की हम परिभाषा निकालते हैं तो सूत्र से ही निकाल लेते हैं, रटना नहीं पड़ेगा। देखिए यहां आपकी परिभाषा जो बनेगी, यहां से स्टार्ट करेंगे, आवेश प्रवाह की, देखना आवेश प्रवाह, एक Q माने होता है आवेश, Q माने होता है आवेश, तो आवेश प्रवाह की दर, 1 बटे T को दर कहते हैं। ये आपका कई बार लगेगा। तो आवेश प्रवाह की दर को I कहते हैं, माने विद्युत धारा कहते हैं। तो परिभाषा बन गई, आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं, जिसको हम I से प्रदर्शित करते हैं। तो I बराबर Q बटे T। अब बच्चों यहां और सारे सूत्र बन जाते हैं अपने। तो बच्चों Q बराबर जो है, एक Q बराबर बच्चों NE होता है। यदि हम, एक Q बराबर IT है, तो Q बराबर बच्चों NE होता है, तो हमने NE कर दिया और IT का हमने IT रख दिया। अब यदि बच्चों इसमें N का मान निकालना चाहते हैं तो N बराबर IT बटे E। एक नया सूत्र देखिए, A बन गया है आपका, N बराबर IT बटे E। N माने होती इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो इस पर बच्चों जो आंकिक प्रश्न जो हैं इससे बनते हैं, आंकिक प्रश्न बनते हैं। अब बच्चों ये आवेश उत्पन्न कैसे होता है ये पता है आपको? आपने एक खेल देखा होगा कि आप एक फाइबर की कुर्सी पर बैठ जाते हैं, पीछे से आपका दोस्त जो है एक तौलिए से उस पर ऐसे करता है कुर्सी पर, फिर दूसरा दोस्त आपको ऐसे टच करता है तो उसके करंट लगता है। प्रयोग करना, जिसने नहीं किया हो, जो फाइबर की कुर्सी होती हैं उन पे आप बैठ जाना और पैरों में चप्पल पहन लेना। ठीक है, तो अब क्या होगा, आप में जैसे कोई आप जो आपकी कुर्सी है उसमें रेशम का कोई कपड़ा है, तौलिया है रेशम की, उससे बच्चों इस तरीके से वो घर्षण करेगा तो उसमें करंट आ जाएगा, आप में करंट आ जाएगा। कोई आपको छुएगा तो भयंकर करंट लगेगा। देखिए करंट बना लिया हमने, कुछ भी नहीं किया, ना तार की आवश्यकता पड़ी ना कुछ आवश्यकता पड़ती। कई बार आपने देखा होगा कि आप जूता पहन के चलते हैं, कहीं जाते हैं और आपने धोखे में किसी लोहे का तार जो है टच किया, तब भी आपको करंट लग जाता है। या फिर ऐसा किया देखा होगा आपने, सर्दियों में आप कपड़े उनको फटकारते हैं तो उनमें चिंगारी सी निकलती है, तो आवेश बना। तो आवेश कैसे बना? जब दो वस्तुओं को आपस में रगड़ते हैं, ठीक, तो आवेश उत्पन्न होता है। ज्यादा आवेश ज्यादा करंट, कम आवेश कम करंट। यहां पर एक प्रश्न पूछा जाता है, यदि कांच की छड़ को रेशम से रगड़ते हैं, यदि कांच की छड़ को रेशम से रगड़ते हैं तो कांच की छड़ पर धन आवेश आता है। सारी चीजें नोट कर लो,
कांच की छड़ पर धनावेश आ जाता है और रेशम पर ऋणावेश आ जाता है। इसी प्रकार ऊनी कपड़ों को एम्बर एबोनाइट प्लास्टिक से रगड़ते हैं तो ऊनी कपड़े पर धनावेश और एम्बर एबोनाइट प्लास्टिक पर ऋण आवेश आ जाता है। जो बात हम बताने वाले हैं कोई नहीं बताता, ना शायद हो सकता है एक आध बहुत अच्छे ज्ञानी टीचरों ने बताया होगा। आवेश आने का बच्चों कारण क्या है, हम केमिस्ट्री में आपको ले चलते हैं। केमिस्ट्री में हमने आपको एक तरह का समीकरण बताया था बच्चों, यदि सोडियम है इसमें से हमने एक इलेक्ट्रॉन निकाल लिया तो Na पॉजिटिव बनता है और एक इलेक्ट्रॉन जो है निकल जाता है। इसी प्रकार बच्चों कांच है, यह रेशम है। जब कांच की छड़ को रेशम से रगड़ते हैं तो कांच की छड़ पर धनावेश आता है। तो बच्चों क्या होता है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन जो है रेशम में चले जाते हैं, एक नहीं हजारों करोड़ों चले जाते हैं। तो जब कांच से इलेक्ट्रॉन रेशम पे जा रहे हैं तो कांच की छड़ पे बच्चों क्या है, धनावेश आ गया और रेशम पे ऋण आवेश आ गया। आर से याद कर लो, रेशम। अब इलेक्ट्रॉन की पूर्ति होगी तो करंट लगेगा। इस ऐसे करंट उत्पन्न होता है। वैज्ञानिकों ने ये सारी चीजें देखी, पर वैज्ञानिकों ने जनरेटर बनाए, डायनेमो बनाए। आज देखिए आप मोबाइल चलाते हैं, चार्ज करते हो लाइट से। अब गांव में क्या है, करंट को लाइट बोलते हैं। करंट ठीक है, हमारे गांव में लाइट बोलते हैं। लाइट आ गई, लाइट चली गई, माने करंट। तो बच्चों जो लाइट बन रही है, जो करंट विद्युत बन रही है, वो कैसे बन रही है, जो बड़े बड़े बांध हैं वहाँ बड़े बड़े डायनेमो लगे हुए हैं, पवन चक्कियाँ हैं, उनसे डायनेमो घुमाया जा रहा है तो वहाँ से करंट बन रहा है, फिर आपके पास पहुँच रहा है। ठीक है, या फिर कोयले से भी विद्युत बन रही है। कोयले से क्या होता है, बहुत सारा कोयला जलता है, भाप बनती है और भाप से फिर टरबाइन घूमती है तो उसमें करंट बनता है, फिर वो आप तक आ रहा है। कई तरीके हैं आने के। ठीक है, दो प्रकार के ट्रांसफार्मर काम में लेते हैं, ऊंचाई ट्रांसफार्मर और अपचाई ट्रांसफार्मर, माने जिन्हें आप डीपी बोलते हैं। तो इतनी जानकारी आपको समझ में आई है, आशा करते हैं। इसको हम साफ करते हैं। जो जनरेटर होता है, अब जनरेटर आपने देखा होगा शादियों में कई बार जनरेटर। तो वास्तव में जो जनरेटर है ये क्या है, ये इसके अंदर डायनेमो लगा रहता है। क्या लगा रहता है, डायनेमो। तो डायनेमो के अंदर दो चीज़ें होती हैं। पहली चीज उसमें होती है चुंबक, आसपास चुंबक होती है और चुंबक के अंदर जो है बच्चों एक कुंडली होती है। क्या होती है, कुंडली में क्या है, तार लिपटे होते हैं। क्या, तार लिपटे रहते हैं। तो इन तार में ही करंट बनता है। तो बच्चों यहाँ क्या है, तो प्रिय छात्रों जो जनरेटर है ये छोटा होता है, इसका बड़ा स्वरूप बड़े बड़े जनरेटर, बड़े बड़े डायनोमो में तो भयंकर लाइट बनती है और वो लाइट अब तक आ रही है। तो बच्चों एक छोटे से अपन सिद्धांत से समझते हैं इसको। जो बच्चे होते हैं, खिलौने होते हैं जो सेलों से चलते हैं, उनके अंदर बच्चों छोटी सी मोटर होती है। मोटर कुछ इस प्रकार से होती है, ऊपर से स्टील का जो आवरण होता है, जब छोटे बच्चों ने या कई बच्चों ने, स्वाभाविक है मन में रहता है कि देखो क्या इसके अंदर खुल करके, तो बच्चों उस मोटर में यहाँ आपको चुंबक मिलेगी। क्या मिलेगी, चुंबक। ठीक, खोल के देख लेना। और बच्चों यहाँ आपको एक कुंडली मिलेगी जिसमें बच्चों तांबे के तार लिपटे होते हैं। एल्युमिनियम के भी लिपटे हो सकते हैं, और तांबे की जो मोटर होती है वो थोड़ी महंगी आती है। और बच्चों इसमें बच्चों क्या है, इस प्रकार से तार इसमें भरे होते हैं। तब बच्चों अपन क्या करते हैं, यदि हम इसको घुमाएं, कुंडली को घुमाएं, तो बच्चों इससे अपन बल्ब भी जला सकते हैं, छोटा एलईडी का बल्ब जला सकते हैं। तो घर में भी अपन जनरेटर बना सकते हैं छोटा वाला। इसी का बड़ा स्वरूप जो है, बड़ी बड़ी बिजली बनाई जा रही है, पवन चक्कियाँ जो चलती हैं इसी से चला सकते हैं अपन। जो ट्रैक्टर होते हैं उनमें जो डायनेमो लगे होते हैं,
इसी इसी प्रकार के होते हैं। इंजन चलता है और इंजन से बच्चों ये एक कुंडली घूमती है और करंट बनता है। तो माने बात इतनी सी है, इसकी हम परिभाषा देखते हैं। यदि कुंडली दो, एक को स्थिर रखो, यदि कुंडली स्थिर रखो तो चुंबक घुमाओ, यदि हम चुंबक को स्थिर रखें और कुंडली घुमाएं तो इसे बोलते हैं सापेक्ष। तो एक परिभाषा बनती बच्चों यहाँ से, यदि कुंडली और चुंबक के मध्य आपेक्षिक गति होती है, यदि कुंडली और चुंबक के मध्य आपेक्षिक गति होती है तो कुंडली में प्रेरित धारा उत्पन्न होती है, जिसे विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहते हैं। तो माने इस कुंडली में क्या उत्पन्न होती है? प्रेरित धारा। क्या? इसमें प्रेरित धारा उत्पन्न होती है। देखिए हमने करंट बना लिया, सिंपल सी बात, छोटी सी बात थी। तो बच्चों ये हो गया आपका जनरेटर डायनेमो। अब जनरेटर डायनेमो चलाने के लिए हमें यांत्रिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। अब यांत्रिक ऊर्जा यदि मनुष्य खुद घुमाए तो भी लाइट बन सकती, कोई बड़ी बात नहीं है। तो यांत्रिक ऊर्जा से क्या बन रही है? विद्युत ऊर्जा। ठीक, तो जनरेटर के बारे में समझ लिया। अब दूसरी बात जो है, अब जो विद्युत ऊर्जा आपके घरों तक पहुंची, अब बच्चों आपके जो पंखा है, ठीक है, पंखा है, उनमें बच्चों क्या लगी रहती है? मोटर। एक उदाहरण दे रहा है मोटर का, बहुत सारे यंत्र हो सकते हैं, पानी भरने वाली मोटर हो सकती है, आजकल जो इलेक्ट्रिक वाहन आ रहे हैं उनकी मोटर हो सकती है। तो बच्चों मोटर में हम क्या करते हैं? विद्युत भेजते हैं। जब हम विद्युत धारा भेजते हैं इसमें तो ये घूमती है, माने कुछ ना कुछ काम करती है। तो माने इसको अपन एक शब्द में कहते हैं यांत्रिक कार्य या कहें यांत्रिक ऊर्जा। तो ये प्रश्न हमेशा पूछा जाता है कि मोटर में होता क्या है? मोटर में विद्युत धारा से यांत्रिक ऊर्जा प्राप्त होती है, या विद्युत ऊर्जा से यांत्रिक ऊर्जा प्राप्त होती है। विद्युत ऊर्जा लिख देते हैं अपन, क्या लिख देते हैं? विद्युत ऊर्जा। मोटर में विद्युत ऊर्जा से क्या प्राप्त होती है? यांत्रिक ऊर्जा। समझ गए? विद्युत ये लेती है, जो मोटर है ये विद्युत लेती है और इससे कुछ ना कुछ काम होता है, उसे हम बोलते हैं यांत्रिक कार्य। तो देखिए, तो पंखा में विद्युत ऊर्जा जाती है मोटर में और इससे यांत्रिक ऊर्जा प्राप्त होती है, मोटर चलती है, बाइक चलती है, वाहन चलते हैं, वो ये सिस्टम ये चलता रहता है। अब जो हम अपने आसपास देख रहे हैं उसके पीछे वैज्ञानिकों ने बहुत काफ़ी प्रयास किया है। तो कई सारे नियम दिए कि जो मोटर घूमती है तो बच्चों कुछ इस प्रकार से होती है। माना कि बच्चों ये एक चालक तार है, इसमें आपने विद्युत धारा आई प्रवाहित की, तो बच्चों इसमें चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। हो सकता है ऐसा उत्पन्न हो सकता है ऐसा उत्पन्न हो। अब ऐसा भी प्रश्न बनता है, यदि चुंबकीय क्षेत्र ऐसा है तो विद्युत धारा किस दिशा में होगी? तो माने चुंबकीय क्षेत्र और विद्युत धारा की दिशा पर काफी प्रयोग किए वैज्ञानिकों ने। उन्हीं का परिणाम है कि आज डायनेमो और जनरेटर आपके सामने है। तो उन नियमों को जानते हैं जिनके अथक प्रयास से आज हमें बिजली का आनंद ले रहे हैं। तो बोर्ड साफ करते हैं। प्रिय छात्रों, कोई चालक तार है, इस तरीके से कोई एक चालक तार है, इसमें विद्युत धारा बच्चों AI प्रवाहित हो रही है, I प्रवाहित हो रही है। तो बच्चों यहाँ जो चुंबकीय क्षेत्र है ऐसा लगेगा, ऐसा लगेगा, फलाना फलाना, घबराना नहीं। जो हम आपको समझा रहे हैं वो आपके दिमाग में जा रहा है, इतना ही बहुत है, आगे की मत सोचो, याद हम कराएंगे। तो बच्चों इस चालक तार में विद्युत धारा भेजते हैं। तो अब जो यहाँ P बिंदु है, यहाँ चुंबकीय क्षेत्र कहाँ उत्पन्न होगा? ये बच्चों बिंदु R है, यहाँ चुंबकीय क्षेत्र कहाँ पर उत्पन्न होगा? यदि या फिर हम इस तार को इस तरीके से बना दें, ठीक है, और इसमें बच्चों I धारा प्रवाहित करें, तो P बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र पूछ लिया जाए, कभी R बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र पूछ लिया जाए, कैसा?
पी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र या पी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र यार पर या अंदर की तरफ लग रहा है या बाहर की तरफ या अंदर की तरफ या बाहर की तरफ। यदि आपको ये पता है कि पी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र अंदर की ओर लग रहा है तो धारा किस दिशा में जाएगी, ये घुमाती है। बस दो ही टाइप के प्रश्न आते हैं। नियम सरल है, किताब में पढ़ना बैठोगे तो समझ में नहीं आएगा। ठीक है, पहले हम आपको समझाएंगे, फिर मात्र 5 सेकंड की ट्रिक है और पूरा चैप्टर आपका समाप्त। मात्र 5 सेकंड की ट्रिक में पूरा चैप्टर समाप्त। उसी से पूरे क्वेश्चन क्लियर होंगे। फालतू की बात है नहीं बताते, क्या मतलब का, जितनी से जितना आपका काम चल जाए उतना बहुत है। तो देखिए, दो वैज्ञानिक हुए बच्चों, एक हुए फ्लेमिंग भाई साहब, नाम तो आपने सुना ही होगा, फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम। ठीक है, एक नियम ये हो गया। दूसरा है फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम। अब बच्चों यहां कंफ्यूज हो जाते हैं कि फ्लेमिंग ने क्या कहा था बाएं हाथ में, दाएं हाथ में क्या कहा था। डायरेक्ट प्रश्न बनता है, डायरेक्ट, बड़ी से बड़ी परीक्षाओं में, लेकिन बच्चे भूल जाते हैं। तो बच्चे भूल जाते हैं बच्चों, बाएं को बाम हस्त भी कहते हैं, बाएं को बाम हस्त भी कहते हैं। तो कभी कभी यही लिख देते हैं कि बाम हस्त का नियम, हस्त। ठीक, तो ध्यान रखें, बाम हस्त। फ्लेमिंग के बाएं को बाम हस्त कहते हैं। ठीक है, फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम और फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम। दाएं को दक्षिण भी बोलते हैं, दक्षिण हस्त। ठीक है, दाएं को क्या बोलते हैं, दक्षिण हस्त। तो देखिए, हम आपको छोटी छोटी चीजें बताते हैं बच्चों, तो आप वीडियो को लाइक जरूर करें। इतने में कोई दिक्कत हो बताओ, इतने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ये तो नाम है, पेपर में छप के आएगा। पहले तो हमने क्या बोला कि 5 सेकंड में आपको हम चैप्टर कंप्लीट कर देंगे, लेकिन समझाएंगे पूरा। तो बच्चों, फ्लेमिंग भाई साहब थे, उन्होंने क्या कहा था, यदि हम अपने, देखो पहले तो समझ लंबवत क्या होता है। ये दो हाथ हैं आपके, ये दोनों समांतर हैं। ठीक है, यदि हम इस हाथ को ऐसा कर दें तो ये दायां हाथ है, बाएं हाथ के लंबवत है, या ऐसा कहें दाएं हाथ के लंबवत बायां है। दोनों ही बात सत्य हैं। एक ने कहा दाएं हाथ के लंबवत बायां हाथ है, एक ने कहा कि बाएं हाथ के लंबवत दायां हाथ है। दोनों ही बात सत्य है। ठीक, देखो, इसको हम तर्जनी बोलते हैं, तर्जनी। इसको मध्यमा बोलते हैं क्योंकि ये मध्य में मानी जाती है। 1 2 3 1 2 3, तो मध्य में हुई, तो उसको मध्यमा उंगली बोलते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसको अंगूठा बोलते हैं। ये 3 उंगली हुई आपकी, ये तर्जनी हुई, ये अंगूठा और ये मध्यमा। आप क्या लिखते हो 12वीं की परीक्षा में 5 नंबर में और कक्षा 10वीं में, फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम के अनुसार यदि हम अपने बाएं हाथ की तर्जनी, मध्यमा और अंगूठी को एक दूसरे के परस्पर लंबवत फैलाते हैं। एक दूसरे के दो लंबवत है, इसके लंबवत देखो ये है, देखिए अभी हमने समझा था, ऐसा हाथ करके ऐसा समझा था, और ये ऐसे है तो अंगूठा ऐसे है। तो तीनों उंगलियां एक दूसरे के लंबवत हैं। ये ऐसे जा रही है तो ये ऐसे जा रही है, तर्जनी ऐसे जा रही है तो अंगूठा ऐसे जा रहा है। ठीक है, तो एक दूसरे के लंबवत हैं। आप करके देख लो, अपनी मतलब वीडियो देख रहे हो तो ऐसे करके देख लो आप। दोबारा से फिर देखते हैं, फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम के अनुसार यदि हम अपने बाएं हाथ की तर्जनी, मध्यमा और अंगूठे को एक दूसरे के परस्पर लंबवत फैलाते तो तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र, तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र, मध्यमा धारा की दिशा बताए,
तो अंगूठा चालक पर लगने वाले बल की दिशा बताता है। फ्लेमिंग ने ये कहा था, मतलब इतनी छोटी सी बात बताई थी कि तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र बता रही हो, मध्यमा विद्युत धारा बता रही हो, तो बच्चों ये अंगूठा जो है चालक पर लगने वाले बल की दिशा बताएगा। अंगूठा क्या बताएगा? चालक पर लगने वाले बल की दिशा। ठीक है, यहाँ देखिए लिखना तो पड़ता नहीं है, सिर्फ टिक ही करना है, लेकिन 12वीं में इसको आप लिखोगे। एक बार और सुन लो। फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम के अनुसार यदि हम अपने बाएं हाथ की तर्जनी, मध्यमा और अंगूठे एक दूसरे को परस्पर लंबवत फैलाते हैं तो तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, मध्यमा धारा की दिशा बताए तो अंगूठा चालक पर लगने वाले बल की दिशा प्रदर्शित करता है। तो अंगूठा बल की दिशा बताता है। ठीक। अब देखो ना फ्लेमिंग ने अपन को कैसे उल्लू बनाया। अब फ्लेमिंग ने क्या कहा? दायां हाथ लिया। अब हम आपसे पूछें कि जो वीडियो देख रहे हो आप, ये मध्यमा क्या बताती है? आपने ध्यान किया? सर अभी तो आपने बोला था कि मध्यमा सर धारा बताती है। अरे बस उत्तर हो गया। फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम के अनुसार, देखिए फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम के अनुसार यदि हम अपने दाएं हाथ की तर्जनी, मध्यमा और अंगूठे को एक दूसरे के परस्पर लंबवत फैलाते हैं, देखिए एक दूसरे के परस्पर लंबवत फैलाते हैं तो तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बताए, अंगूठा चालक पर लगने वाले बल की दिशा बताए तो मध्यमा प्रेरित धारा की दिशा बताती है। तो देखिए ये कितना सरल था। अब यही भूल जाते हो कि किसने क्या कहा, बिल्कुल कंफ्यूजन हो जाता है। चिंता नहीं करोगे। अब बच्चों एक बताओ, जो बंदूक होती है आप ऐसे चलाते हो, ऐसे चलाते हो, और अंगूठा जो होता है अपन ऐसे करते हो, अंगूठे में ही बल होता है। बंदूक का जो ट्रिगर होता है बच्चों, ये अंगूठे से ही दबता है। क्यों? बंदूक का जो ट्रिगर होता है बहुत कड़क होता है, तो अंगूठे से ही उसको अपन दबाते हैं, तो अंगूठे में बल होता है, अंगूठे में बल होता है। तो अंगूठा क्या बताता है? बल बताता है। क्लियर? समझ में नहीं आया है बच्चों तो और अच्छी ट्रिक है। क्या ट्रिक है? देखो बच्चों, आप अभी बचपने में हो बच्चों, ये परीक्षा जो है बहुत शानदार है। जो आप MP सुपर 100 की तैयारी कर रहे हो, ये परीक्षा बहुत अच्छी है, इसकी तैयारी करो। वीडियो देखो, पूरे केमिस्ट्री के बना चुके हैं, फिजिक्स के और देखना है आपको, उसके बाद बायोलॉजी के आएंगे। आपके 10 दिन में फिजिक्स समाप्त हो जाएगी। तो बच्चों देखो, फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम, बा याद करो, बल। कोई दिक्कत तो बताओ। ठीक। कभी कभी बच्चों इससे चुंबकीय क्षेत्र भी ज्ञात कर लेते हैं, कभी कभी विकट परिस्थितियों में इससे चुंबकीय क्षेत्र भी बच्चों ज्ञात कर लेते हैं। अब बच्चों अब बचपन को अपन ऐसा काट देते हैं, तो ये फ्लेमिंग का बाएं हाथ का नियम हो गया, ये फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम हो गया। तो बच्चों पास से अपन याद करेंगे प्रेरित धारा। क्या? प्रेरित धारा। फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम इधर देख लो। बचपन तो हमने समझा दिया भाई साहब, बचपना है आपका, अच्छे से मेहनत कर लो। तो बा से बल, तो फ्लेमिंग का बाएं हाथ का नियम बल बताता है, कभी कभी चुंबकीय क्षेत्र भी इससे ज्ञात कर लेते हैं। और पा से प्रेरित धारा, पा से प्रेरित धारा याद कर लेते हैं। ठीक है, तो याद रहेगा आपको बचपन से। बचपन को दो भागों में तोड़ते हैं, तो बायां हाथ पहले आया, देखिए बाम हस्त पहले आया, तो यहाँ से भी याद कर सकते हो, बायां बल, बायां बल, बायां हाथ से बल ज्ञात करते हैं, चालक पर लगने वाला बल। धारावाही चालक पर लगने वाला बल, कुछ भी कहो आप। और दाएं हाथ से प्रेरित धारा, दाएं हाथ से प्रेरित धारा ज्ञात करते हैं। ठीक है, तो इतनी जानकारी आपको शायद हमारे हिसाब से समझ में आ जानी चाहिए। हम बोर्ड साफ करते हैं। तो बच्चों यहाँ आप थोड़ा सा और समझो। अपने जब फ्लेमिंग का बाएं हाथ का नियम अपन ने देखा था, दाएं हाथ का देखा था, तो ये तो हमने बता दिया कि ये बल बताएगा, यह प्रेरित धारा बताएगी, चुंबकीय क्षेत्र भी नहीं बताया। हमने बोला कि कभी कभी विकट परिस्थितियों में फ्लेमिंग के बाएं हाथ से ज्ञात कर लेते हैं, जब समझ में नहीं है, सब सारे नियम फेल हो जाए। लेकिन कोई एक नियम तो ऐसा होगा
कि इसको प्रदर्शित करता है। बिल्कुल सही बात है। तो बच्चों एक नियम है दक्षिण हस्त के अंगूठे अंगूठे का नियम, ठीक है, या कहें मैक्सवेल, इसको दो भागों में देख लेते हैं। मैक्सवेल का कारक माने पेंच, पेंचकस बोलते हैं, पेंचकस नियम। तो इनसे बच्चों जो है अपन चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात कर लेते हैं। और देख लो एक नियम और है, ये कोई नहीं बताता है बच्चों। दाईं हथेली का नियम, पेपर में क्वेश्चन आए हैं बच्चों, पेपर में क्वेश्चन आए हैं। कोई भी एक नियम समझ लो तो आप आंसर निकाल सकते हो। अब देखिए बच्चों यहां पर ये कोई चालक तार है, ये कोई चालक तार है। इसमें बच्चों धारा की दिशा इस तरीके से इधर बह रही है। अब कोई पॉइंट नाम देना चाहते हो तो दे दो, नहीं कोई आवश्यकता नहीं है। ए से बी की ओर विद्युत धारा बह रही है। अब बच्चों पी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र जो है अंदर की ओर लगेगा या यहाँ बाहर की ओर लगेगा, अंदर की ओर लगेगा या बाहर की ओर लगेगा। तभी तो कुंडली ऐसी घूमती है, कुंडली ऐसी घूमती है, ऐसी कुंडली घूमती है। तो एक कुंडली मान लो तो ऐसे घूमेगी वो। तो कैसे ज्ञात करेंगे कि पी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र, पेपर में आए हैं भाई साहब। तो देखिए ये है दक्षिण हस्त के अंगूठे का नियम या दाएं हथेली का नियम। तो सिंपल सा पहला बता देते हैं, ये अंगूठा जो है आपका दाएं हथेली का होता है। दाएं हथेली को ऐसे करते हैं, हथेली को इस तरीके से तो होता है फ्लेमिंग के नियम में, दाएं हथेली को ऐसे करेंगे अपन। तो ये बच्चों एक सीधा धारावाही चालक तार है। क्या है? सीधा धारावाही चालक तार है। सीधा ही तार तो है, क्या दिक्कत है? तो बच्चों यहाँ यदि हम यहाँ चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना चाहते हैं तो जो अंगूठा है अपना चालक में प्रवाहित धारा की दिशा में रहना चाहिए। देखिए हमने धारा की प्रवाह की दिशा में रख दिया ऐसा। अब जी बल इधर लग रहा है अंदर को ऐसे, तो बच्चों आर बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र जो है अंदर की ओर लग रहा है। अपन किसी में धक्का देते तो ऐसे धक्का देते हैं ऐसे, और कोई चीज़ खींचते हैं तो ऐसे खींचते हैं, तो इसको बोलते हैं बाहर की ओर। अपनी तरफ करते हैं बाहर की ओर तो ऐसे करते हैं। अब पी बिंदु पर बाहर की ओर कैसे है तो समझो। अब ऐसे रखते हैं अपन, क्योंकि जो उंगलियां जो हैं जहां ज्ञात कर रहे हैं उस तरफ होनी चाहिए। ऐसे थोड़ी करेंगे अपन ऐसे रखेंगे। ये जो उंगलियां हैं ये चुंबकीय क्षेत्र की तरफ होनी चाहिए, चार उंगलियां। तो हमने कर दी उंगलियां। तो अब देखिए शायद समझ में आ रहा होगा। तो इस तरीके से देखो, ऐसा हम हाथ जब करते हैं जब बाहर की ओर हम कोई चीज़ खींचते हैं, तो पी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र जो है कहाँ लग रहा है? बाहर की ओर। कई बार प्रश्न आया, बताओ क्या कठिन था इसमें? प्रश्न आएगा एक धारावाही चालक तार है, ए से बी की ओर विद्युत धारा बह रही है, तो पी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र लगेगा अंदर की ओर या बाहर की ओर? याद कर लीजिए, बाहर की ओर, आर बिंदु पर अंदर की ओर। क्या दिक्कत है? ये हो गया दाएं हथेली का नियम। अब एक वैज्ञानिक थे मैक्सवेल। तो मैक्सवेल अपने अपने नियम बताते हैं। हर टीचर जो है अपने हिसाब से आपको पढ़ाता है। ये बच्चों पेंचकस मान लो आप, ठीक। अब बच्चों पेंचकस है, यहाँ कोई नट है, इसको हम ऐसे घुमाएंगे तो यहाँ इसमें चूड़ी होती है तो ये कसने लगेगा। जब कसते हैं तो ये धारा है, कसते हैं तो धारा की दिशा में बच्चों ये पेंचकस आगे बढ़ता है। अब देखिए ये इसको प्रैक्टिकल करके मान लो, कोई नहीं बताता प्रैक्टिकल करके। ये देखो ये, ठीक। अब बच्चों इसको घुमाएंगे हम, ऐसे तो घूम जाएगा। देखो देखिए ये इस तरीके से है, ये हम ऐसे ऐसे घुमाएंगे तो बच्चों जो अंगूठा है, ये अंगूठा दिख रहा है आपको? अंगूठे पे आप गौर करना, इसको यहां देख लो।
अंगूठा पहले यहाँ था फिर यहाँ पहुँच गया। तो अब देखिए यहाँ पर अंगूठा यहाँ है, ऐसा गया तो अंगूठा यहाँ से उठा और ऐसा गया, तो अंगूठा यहाँ से ऊपर की ओर आया तो बाहर, इसको बाहरी तो बोलेंगे। और अंगूठा यहाँ से उठा और अंदर चला गया, यहाँ पे यहाँ अंदर की ओर चला गया, तो आर बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र कहाँ है? अंदर की ओर। तो मैक्सवेल के कार्क स्क्रू नियम या पेचकस नियम से भी हम ज्ञात कर सकते हैं। इन्होंने यही कहा था, यदि हम किसी पेचकस को इस प्रकार घुमाएं कि पेचकस की नोक विद्युत धारा की दिशा में आगे बढ़े, तो पेचकस को घुमाने के लिए अंगूठा जिस दिशा में घूमता है, अंगूठा जिस दिशा में घूमता है वही चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होती है। तो देखिए मैक्सवेल के नियम से भी अपन ने चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात कर लिया। अब दक्षिण हस्त के अंगूठे का नियम, तो इसी कहते हैं मैक्सवेल का कार्क स्क्रू का नियम। अब एक वैज्ञानिक और आए थे, उनने कहा कि हम और सरल उपाय बता देते हैं। उनने कुछ नहीं किया, बस ऐसे पकड़ लिया। अब एक तार मान लो, इस तार में विद्युत धारा ऐसी बह रही है, तो अंगूठा ऐसा कर लो और ऐसे पकड़ लो। देखिए, अब देखिए ये उंगलियां यहाँ, तो देखो ये तार हो सकता है, उंगलियां यहाँ बाहर की ओर निकली तो यहाँ बाहर की ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा, और उंगलियां यहाँ अंदर की ओर जा रही हैं, देखिए यहाँ पर अंदर की ओर जा रही हैं या, तो यहाँ अंदर की ओर चुंबकीय क्षेत्र लग रहा है। तो तीन नियम से, देखो चार नियम से हम बता रहे हैं कि यहाँ चुंबकीय क्षेत्र अंदर की उत्पन्न होगा, यहाँ बाहर की उत्पन्न होगा। इतनी सरल क्वेश्चन आते हैं। आपको फिजिक्स कठिन लगती है, बताओ फिजिक्स कठिन है क्या? बताइए, क्या फिजिक्स कठिन है? नहीं है कठिन। बस आपको क्या है, कठिन करके जो है फिजिक्स को पढ़ाया जाता है। ठीक है, अब हम आपसे प्रश्न पूछते हैं कमेंट में, इसको साफ कर देते हैं कि इसमें कितना दिमाग है, इसमें कितना दिमाग है। ये बच्चों एक चालक तार है, क्या है? एक धारावाही चालक तार। अब बच्चों इसमें जो इलेक्ट्रॉन है, इसमें जो इलेक्ट्रॉन है ये इस तरीके से जा रहे हैं। अब हम आपसे कहें कि यहाँ चुंबकीय क्षेत्र बताइए, अंदर या बाहर उत्पन्न होगा, पी बिंदु पर अंदर या बाहर, ये आपका आर बिंदु, बताइए दोनों पर चुंबकीय क्षेत्र कहाँ कैसे उत्पन्न होगा, पी बिंदु पर और आर बिंदु पर। अब कहोगे सर ये आपने इलेक्ट्रॉन लिख दिया है, अभी आप विद्युत धारा चिल्ला रहे थे। समझो बच्चों, ध्यान रखो, विद्युत धारा हमेशा इलेक्ट्रॉन की विपरीत दिशा में बहती है। यदि इलेक्ट्रॉन ऐसे जा रहे हैं तो विद्युत धारा आप ऐसी मानेंगे। समझ गए? प्रिय छात्रों, दूसरी बात समझो। दूसरी बात बच्चों ये है, यदि एक चालक तार है, यदि इसमें प्रोटॉन जो हैं ऐसे प्रवाहित हो रहे हैं, अब वो आपसे यहाँ पी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र पूछ ले, आर बिंदु पर पूछ ले, तो कैसे पता होगा? तो ध्यान दो, प्रोटॉन की दिशा ही विद्युत धारा की दिशा होती है। प्रोटॉन की दिशा ही विद्युत धारा की दिशा होती है। प्रोटॉन की दिशा ही विद्युत धारा की दिशा होती है। लेकिन इलेक्ट्रॉन की दिशा के विपरीत दिशा में, इलेक्ट्रॉन ऐसे जा रहा है तो विद्युत धारा ऐसे जाएगी, इलेक्ट्रॉन ऐसे आ रहा है तो विद्युत धारा ऐसे जाएगी। तो प्रश्न भी घुमा देते हैं वो। तो बच्चों यहाँ पर आप बताएं कि चुंबकीय क्षेत्र कहाँ कैसा उत्पन्न होगा। आशा करते हैं इतनी जानकारी भी आपको यहाँ पर समझ में आई होगी। हम बोर्ड को साफ करते हैं और पेपर में कैसे कैसे क्वेश्चन आए हैं वो भी अपन देख लेते हैं। अभी कठिन से कठिन प्रश्न देख लेते हैं, घबराना नहीं। साफ करते हैं बोर्ड। तो प्रश्न बच्चों ध्यान से पढ़ो। यदि प्रोटॉन एक समान चुंबकीय क्षेत्र में नीचे की ओर प्रवेश करके पूर्व की ओर बढ़ता है तो प्रोटॉन पर लगने वाले बल की दिशा बताएं। तो बच्चों ये देखिए, ये विद्युत धारा जो है, ये उंगली जो है हमने इस तरफ कर दी। प्रोटॉन जो है, एक प्रश्न कह रहा था कि प्रोटॉन जो है नीचे की ओर जा रहा है। तो देखिए ये प्रोटॉन है, ये नीचे की ओर जा रहा है, तो चुंबकीय क्षेत्र जो है यहाँ नीचे की ओर यहाँ पर ही लग रहा है। ठीक है।
अब देखिए अंगूठा किस दिशा में है आपका, देखिए अंगूठा आपका उत्तर दिशा में है, अंगूठा आपका उत्तर दिशा में। प्रश्न को ध्यान से पढ़िए, नहीं तो समझ में नहीं आएगा। प्रश्न दोबारा से पढ़िए। यदि तो लिख लो पहले तो आप। प्रश्न ये कह रहा है, यदि प्रोटॉन एक समान चुंबकीय क्षेत्र में नीचे की ओर प्रवेश करके पूर्व की ओर आगे बढ़ता है तो प्रोटॉन पर लगने वाले बल की दिशा बताइए। तो प्रोटॉन पर एक समान चुंबकीय क्षेत्र नीचे की ओर लग रहा है, ये प्रश्न कह रहा है। तो इस तर्जनी क्या बताती, चुंबकीय क्षेत्र, तो नीचे की ओर अपन ने इस तरीके से कर दी। प्रोटॉन ऐसे जा रहे हैं पश्चिम से पूर्व की ओर, तो ये मध्यमा जो है धारा की दिशा में कर दी। अंगूठा अपना बचा, ये बल बताता है, तो ऊपर की ओर, एन माने नॉर्थ माने उत्तर। तो उत्तर क्या आपका, तो उत्तर दिशा की ओर आपका बल लग रहा है। बल कहाँ लग रहा है, उत्तर दिशा की ओर, उत्तर दिशा की ओर, उत्तर दिशा की ओर आपका ये बल लग रहा है। देखिए, तो ऐसे ज्ञात करना है। और हमने ये बताया था कि बच्चों इलेक्ट्रॉन की विपरीत दिशा में ही विद्युत धारा बहती है, ये बताया था। यह प्रश्न कह रहा है कि इलेक्ट्रॉन ऊपर की ओर बढ़ रहा है। जब इलेक्ट्रॉन ऊपर की ओर बढ़ रहा है तो बच्चों विद्युत धारा अंदर की ओर गति करेगी। तो इस तरीके से बच्चों अपना अंगूठा ये बनेगा। अब एक समस्या है, ऐसा घुमाएं ऐसा घुमाएं, उंगली तो आपकी ऐसी रहेगी, मध्यमा आपकी ऐसी रहेगी। अब बच्चों तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा जो है बच्चों, कैसे अपन इसको ज्ञात करें। ठीक है, तो इतना कर लिया आपने। अब प्रश्न आप जैसे ही और पढ़ते हो इसको बच्चों, एक ही बात क्लियर होनी चाहिए, नहीं तो कोई मतलब नहीं है उस चीज का। यदि कोई इलेक्ट्रॉन ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर बढ़ रहा है और एक समान चुंबकीय क्षेत्र के कारण दक्षिण की ओर विक्षेपित हो जाता है। अच्छा, तो देखिए बच्चों, दक्षिण की ओर विक्षेपित हो जाता है, मानो उस पर जो बल लग रहा है इलेक्ट्रॉन पर दक्षिण की ओर लग रहा है, तो अंगूठा दक्षिण दिशा में हमने कर दिया। देखिए, तो दक्षिण की ओर बच्चों हमने अंगूठा कर दिया। अब पूछा गया कि चुंबकीय क्षेत्र बताओ पश्चिम से पूर्व की ओर। देखिए, तो चुंबकीय क्षेत्र पश्चिम से पूर्व की ओर उत्पन्न होगा। प्रश्न इस प्रकार था बच्चों, यदि इलेक्ट्रॉन ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर बढ़ रहा है और इलेक्ट्रॉन पर बल जो है दक्षिण की ओर लग रहा है, तो इलेक्ट्रॉन पर चुंबकीय क्षेत्र किस तरफ उत्पन्न होगा। इलेक्ट्रॉन ऐसे आ रहे हैं तो विपरीत दिशा में धार आ जाएगी, तो मध्यमा उंगली हम इस प्रकार करेंगे। अब इलेक्ट्रॉन पर बल दक्षिण की ओर लग रहा है, बल तो अंगूठा अपन ने दक्षिण की तरफ कर दिया। अब बची उंगली अपनी ऑटोमेटिक, तो ये क्या बता रही है, पूर्व की ओर। तो इलेक्ट्रॉन पर चुंबकीय क्षेत्र जो है बच्चों पूर्व की ओर उत्पन्न हो रहा है। तो बच्चे आप देख सकते हैं, कोशिश करेंगे जब वीडियो को एडिट करेंगे तो हो सकता है यहाँ पर हम क्वेश्चन लगाने की कोशिश करेंगे कि ये क्वेश्चन आपका यहाँ पर बोर्ड पर लग जाए। चित्र में दर्शाए अनुसार कोई इलेक्ट्रॉन किसी चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत प्रवेश करता है तो इलेक्ट्रॉन पर आरोपित बल की दिशा क्या है। तो कुछ इस प्रकार से इन्होंने प्रश्न जो है आपका दे रखा है, ऐसा दे रखा है, ऐसा प्रश्न इन्होंने दे रखा है। ये लिख दिया इन्होंने चुंबकीय क्षेत्र लिख दिया इन्होंने, और इलेक्ट्रॉन जो है आपकी ऐसे आ रहे हैं। तो इलेक्ट्रॉन पर बल पूछा है, इलेक्ट्रॉन पर बल बताना है, और बल बताने के लिए अपन को याद करना पड़ेगा, ध्यान करना पड़ेगा फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम, आपको यहाँ पर ध्यान करना पड़ेगा। तो ऐसा कर लिया अपन ने, बाएं हाथ ऐसा कर लिया अपन ने। अब देखो बच्चों, इलेक्ट्रॉन ऐसे आ रहे हैं तो विद्युत धारा ऐसी जा रही होगी, तो माने उंगली ऐसी नहीं रहेगी बच्चों, उंगली आपकी ऐसी रहेगी। सिंपल सी बात है। देखो, इतना तो क्लियर है, इतना तो क्लियर है। उंगली आपकी ऐसी रहेगी, ठीक है। देखिए, उंगली ऐसी कर दी अपन ने क्योंकि विद्युत धारा ऐसी जाएगी। और बच्चों ये तर्जनी क्या बताती है, चुंबकीय क्षेत्र, ये भी पता है आपको। अब अंगूठा कहाँ है, अंदर की ओर है। देखिए यहाँ पर
अब इसको हम बताने की कोशिश करते हैं 2 मार्कर की सहायता से। इस तरीके से, कुछ इस तरीके से व्यवस्था है, इस तरीके से व्यवस्था है, देखिए यहाँ पर इस तरीके से बच्चों व्यवस्था है। ठीक, ये बाएं हाथ लिया अपन ने, बाएं हाथ लिया, तो बाएं हाथ लिया तो हमने बोला था कि जो मध्यमा है विद्युत धारा की दिशा बताती है। जब इलेक्ट्रॉन ऐसे आ रहे हैं तो विद्युत धारा ऐसे जाएगी। तो इस तरीके से हमने देखिए व्यवस्था ऐसी कर दी, देखिए कर दी ऐसी व्यवस्था। और ये क्या, चुंबकीय क्षेत्र, तो तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में है। बिल्कुल अंगूठा क्या है, अंगूठा अंदर की ओर है कि नहीं है, अंगूठा देखिए दिख रहा है आपको, अंगूठा अंदर की ओर है, देखिए अंगूठा अंदर की ओर है। तो उत्तर में यही लिखना था आपको, कागज में भीतर की ओर जाते हुए इलेक्ट्रॉन पर आरोपित बल की दिशा क्या है, कागज में भीतर की ओर जाते हुए। ठीक है, तो ये आपका उत्तर है। यहाँ पर बल कहाँ लग रहा है, अंदर की ओर एक बल लग रहा है। तो आशा करते हैं यह जानकारी भी, यह प्रश्न भी आपको समझ में आ गया। बिंदु पर तथा इसके ठीक ऊपर, माने इसके ठीक ऊपर और ठीक नीचे, नीचे किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा आपको बतानी है। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, अब चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने के जो नियम थे, हमने आपको 4 नियम बताए थे, बाद में बताए थे कि पूर्व दिशा से यदि इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं पश्चिम की ओर तो एन से साउथ है या साउथ से एन है। यदि इलेक्ट्रॉन पश्चिम से पूर्व की ओर जा रहे हैं तो एन से साउथ है या साउथ से एन है। तो अपना ये बायां हाथ, वो दायां हाथ है, इसको ले लीजिए। यदि हम पूर्व दिशा से देखते हैं, देखो पूर्व दिशा, देखो ऐसा ही तो करेंगे अपन बच्चों, ऐसे ही तो करेंगे अपन, ऐसे करेंगे। देखो यहाँ आ जाएंगे तो ऐसे आप करके देख सकते हैं। यहाँ देखो ऐसा करेंगे अपन, यहाँ रखा होता तो ऐसे करेंगे, ऐसे करेंगे। तो बच्चों पूर्व दिशा की ओर हम देखते हैं। प्रश्न ये था कि किसी क्षैतिज शक्ति संचरण लाइन में पूर्व से पश्चिम की ओर विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है, तो इसके ठीक नीचे किसी बिंदु पर तथा इसके ठीक ऊपर से किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या होगी। ठीक है, तो पूर्व दिशा से हम ऐसे देखते हैं तो जो उंगलियां हैं ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बताती हैं। पूर्व दिशा से देखने पर बच्चों आपको दक्षिणावर्त दिशा मिलेगी। पूर्व दिशा से देखने पर दिशा जो है दक्षिणावर्त मिलती है। यदि हम पश्चिम से पूर्व की ओर देखें तो ऐसा हाथ करना पड़ेगा अपन को, पश्चिम से पूर्व की ओर ऐसा। अब ये निशान ऐसा है, ऐसा निशान बनाएंगे अपन। जब पश्चिम से पूर्व की ओर देखते हैं तो ये उंगलियां जो हैं अपनी कहाँ जा रही हैं, नॉर्थ की ओर। नॉर्थ माने वामावर्त, नॉर्थ माने वामावर्त, घबराना नहीं। देखो तो यही उत्तर में लिखा था, 2 ऑप्शन में रहेगा, पूर्व से देखने पर, पूर्व से देखने पर वामावर्त या दक्षिणावर्त। पूर्व से देखने पर दक्षिणावर्त, पश्चिम से देखने पर वामावर्त। उंगलियां नॉर्थ की ओर जा रही है, माने वामावर्त। यही उत्तर था। ठीक, पूरा चैप्टर खल्लास। एक प्रश्न ऐसा बनता है बच्चों, ध्यान रख लो, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट है इसलिए बताने जा रहे हैं हम। आपने बच्चों चुंबक देखी होगी, चुंबक में 2 ध्रुव होते हैं, एक एन होता है, एक एस होता है। तो बच्चों इसमें जो है चुंबकीय बलरेखा उत्पन्न होती है। तो बच्चों इस तरीके से वो जाती हैं, एन से साउथ की ओर जाती हैं ऐसी बलरेखा। तो बच्चे भूल जाते हैं हम कि किधर से किधर जाती हैं, भूल जाते हैं। और अंदर की बात करते हैं बच्चों तो साउथ से एन की ओर जाती हैं, ये भूल जाते हैं, पूछते हैं परीक्षा में। तो हमने कहा कि बंस बेटा बाहर क्यों खड़े हो, बंस बेटा बाहर क्यों खड़े हो, अंदर आ जाओ। बंस बेटा बाहर क्यों खड़े हो, अंदर आ जाओ। बंस बाहर क्यों खड़े हो, अंदर आ जाओ, बंस। ठीक, बंस बेटा बाहर क्यों खड़े हो, अंदर आ जाओ। तो माने बा माने बाहर,
बाहर से हम देखते हैं तो बच्चों वंश में आपको क्या क्या मिल रहा है, ए ना मिल रहा है और बच्चों आपको सा मिल रहा है। क्या मिल रहा है? सा मिल रहा है। वंश में आपको क्या क्या मिल रहा है? वंश में बा मिल रहा है, बा का मतलब बाहर, और ना का मतलब बच्चों नॉर्थ, और सा का मतलब साउथ। तो किसी भी चुंबक में बाहर से चुंबकीय क्षेत्र जो है एन से साउथ की ओर जाता है। वंश, याद रहेगा नाम स्टूडेंट का, वंश। बाहर से चुंबकीय क्षेत्र एन से साउथ की ओर जाता है, वंश ना और सा, एन से साउथ की ओर। जब ए याद कर लिया तो अंदर क्या स्थिति बनेगी? साउथ से नॉर्थ की ओर चुंबकीय बल रेखाएं जाती हैं और हमेशा ये बंद वक्र बनाती हैं और एक दूसरे को ये कभी नहीं काटती हैं। ये भी आप यहाँ पर आप इसको ध्यान रख सकते हैं। ठीक, बच्चों अगले वीडियो में हम आपको बस थोड़ी सी जानकारी और देंगे और आपका ये चैप्टर जो है पूरा समाप्त हो जाएगा और इसमें जो भी प्रश्न आते हैं वो भी हम